है वो आरक्षण हटा दे रही है। बस पूरे लोग जाकर क्या करते हैं, उस पार्टी के विरोध में वोट करते हैं। हम आ रहे हैं, आरक्षण को बचाएंगे, हम बढ़ा देंगे, 75% कर देंगे, तो पूरी जनता क्या करती है, उसी को वोट देती है। तो लेकिन आरक्षण दलितों के साथ और पिछड़ों के साथ और कितने लोग सुधारेंगे, यही अभियान है। लेकिन आप अकेले तो कर नहीं सकते, तो इसी सुधारना, चाहे एमपी एमएलए हो या हमारे समाज से गांव पंचायत। आपका शुभ नाम? विनय कुमार सिंह, मैं 1987 बैच का IPS अफसर और अभी वर्तमान में मैं पंजाब सरकार का सलाहकार हूं और जेल सुधार समिति उत्तराखंड का मैं अध्यक्ष हूं। मैंने VRS लिया था DG जेल में तेलंगाना में था। अच्छा सर, आपको क्या जरूरत पड़ी महापरिवर्तन अभियान लेके चलने की या बिहार में? क्योंकि ज़्यादातर जो IAS IPS होते हैं उनके बच्चे विदेश में रहते हैं और रिटायर्ड होने के बाद वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि चलो हमको यहाँ पीसफुल जगह मिला है। कुछ लोग रीजन बताते हैं कि यहाँ पोल्यूशन कम है। तो आप यहाँ बिहार में घूम रहे हैं, 10 जिला अपने लिया है शुरुआती स्टेज में और चंपारण जैसे जगह पे आए हुए हैं, तो आपको क्यों लगा कि हमें ये सब करना चाहिए? देखिए, मैं चाहे जितना भी बड़ा बन जाऊं, आज हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में बनाने में हमारे गांव के, इस राज्य की मिट्टी का, पानी का, हवा का, यहाँ के स्कूल का, कॉलेज का हमारे ऊपर उसका योगदान है। तभी हम इस स्थिति में पहुँचे हैं कि मुझे पंजाब सरकार अपना सलाहकार बना रही है, उत्तराखंड सरकार मुझे अध्यक्ष बना रही है जेल सुधार समिति का। ये देन किसकी है? इस मिट्टी का है। और इस मिट्टी की स्थिति अभी पूरे भारत में बड़े उपहास की बनी हुई है, इसका हर जगह मजाक उड़ रहा है। तो अगर हम में थोड़ा सा भी शर्म हो, थोड़ा सा भी अभिमान हो, तो इस मिट्टी की इज्जत बचाने के लिए, इसके कर्ज को चुकाने के लिए कोई भी बिहार का सपोर्ट इसके लिए कोशिश करेगा। और मैं मानता हूँ कि मुझे कुछ हो या ना हो, इस मिट्टी का कर्ज मुझे चुकाना है, क्योंकि नहीं तो मैं एक एहसान फरामोश एक बिहार का कपूत के रूप में माना जाऊंगा। तो मैं अपना प्रयास। अच्छा सर, यहाँ पे बहुत बड़ी बात कहा आपने, एहसान फरोश माना जाऊंगा क्योंकि बिहार की मिट्टी ने आपको इस लायक बनाया है। अगर मैं बिहार के लिए कुछ नहीं करता हूँ तो बाकी लोग जो भाग जाते हैं बिहार छोड़ के, बिहार को दूगो उधर से बैठे बैठे गाली देते हैं कि वहाँ ऐसे है वैसे है, कुछ लोग बिहार छोड़ के अदर स्टेट में चले जाते हैं, कुछ लोग विदेश में चले जाते हैं, तो क्या वो लोग एहसान फरोशी करते हैं? देखिए, थोड़े लोग तो जरूर एहसान फरामोश हैं, थोड़े लोगों की मजबूरियां होंगी। तो उनकी जो व्यक्तिगत मजबूरियां हैं हम नहीं जानते हैं कि किस कारण से वो आकर नहीं करते हैं, क्योंकि बिहार में आकर काम करना बहुत कठिन काम है। मैं जब STF का यहाँ DIG था तो उसके जो मैंने यहाँ झेला, जो मेरे पीछे सब राजनेता पड़ गए, अपराधी पड़ गए और बहुत हुए, अब उसको बताना अभी संभव नहीं है। लेकिन पूरी सरकार मेरे पीछे पड़ी थी, क्योंकि जितने सारे अपराधी हैं, अपराधी, अधिकारी, राजनेता, सब मिले हुए लोगों का एक संगठन हो जाता है। तो उस स्थिति में बहुत लोग बाहर से आकर यहाँ करने इतना बड़ा कष्ट झेलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि इस गर्मी में, जैसे मैं उत्तराखंड सरकार का अध्यक्ष हूँ जेल सुधार समिति का, उत्तराखंड सरकार मेरे सब खर्च को वहन करती है जब मैं उत्तराखंड जाता हूँ। लोग अभी गर्मी के दिन में मसूरी और नैनीताल और रानीखेत सब दूर दूर मद्रास से, बिहार से और हर जगह से जाते हैं, और मैं वहाँ की जगह छोड़कर यहाँ घूम रहा हूँ। इसलिए घूम रहा हूँ कि मेरा मानना है कि जब सम्राट अशोक की ये धरती, जिसका राज्य पटना से लेकर अफगानिस्तान तक बैलगाड़ी के युग में था, उसकी आज ये स्थिति बन गई है कि लोग दूसरे राज्यों में मजदूर बनकर गाली सुन रहे हैं, लात जूते खा रहे हैं और किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इससे उबारने का काम हमारे जैसे अगर पढ़े लोग नहीं करेंगे, थोड़े बहुत साधन संपन्न नहीं करेंगे, तो मजदूरी करके जो दिन भर में 2 जून की रोटी जुटा पाते हैं, वो तो नहीं कर सकते आंदोलन, वो तो बिहार के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते। यानी पूर्ण रूप से माने तो आप बिहार की मिट्टी ने जो आपको इस लायक बनाया है, उस मिट्टी का एहसान चुकाने के लिए आप घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार तो की मिट्टी का एहसान चुकाना। तो क्या बाकी लोग आपके जैसे जो सुखी संपन्न, जिसको बिहार की मिट्टी ने इस योग बनाया कि वो कहीं कुछ बात कहे तो उस बात को लोग सुनने के लिए आए, जैसे बाकी लोग भी यहाँ अभी आपको सुना है,
और उसकी आवाज़ पहुंचाई जाती है, तो क्या उनको भी, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो बिहार छोड़ के भाग रहे हैं या बिहार को ऐसे रोता बिलखता, जैसे आपने कहा ना कि मतलब एहसान फरोशी हो जाएगा, तो जो एहसान फरोशी कर रहे हैं उनके लिए क्या करना है? तो ये इसीलिए तो मैं ये अभियान चला रहा हूँ। ये अभियान मैंने क्या कहा, ये एकता का, जागरूकता का, जागरण का ये आंदोलन है, ताकि सब लोगों के जमीर को, उसकी आत्मा को जगाया जाए कि हम लोग अगर मिलकर नहीं करेंगे बिहार को तो ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो गया है, इसमें बचा नहीं है, तो खंडहर है। तो इस खंडहर को फिर थोड़े थोड़े ईंटें जोड़कर बढ़ाना है, और ये काम अकेले कोई नहीं कर सकता। जो बिहार छोड़कर भाग रहे हैं, जो बिहार में बचे हुए हैं, जो बिहार में थोड़े साधन संपन्न हैं, जब तक वो लोग मिलकर इसको नहीं बचाने की कोशिश करेंगे तो हम इसी तरह से उपहास के पात्र और मजदूर बनते रहेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी हम हर राज्यों की मजदूरी करने के लिए उन लोगों से थोड़ा आप क्या अपील करना चाहेंगे सर? हम अपील तो उन्हीं को नहीं करेंगे, हम बिहार की हर जनता को अपील करेंगे कि आइए और इस मिट्टी के लिए काम करिए, तभी आपका अपना भी स्वार्थ सधेगा। मैं कोई समाज सेवा नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी को समाज सेवा करने के लिए नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप अगर अपने भविष्य को बचाना चाहते हैं तो बिहार के भविष्य को बनाना पड़ेगा, और बिहार के भविष्य को बनाएंगे तभी आपको कुछ लाभ मिलेगा। आइए इसको मिलकर बचाएं। और हमारा ये जो अभियान है इसका नाम महापरिवर्तन आंदोलन है। ये त्याग और तपस्या का अभियान है। ये बिहार में लोगों में एकता लाने, उनमें बिहार की दयनीय स्थिति के प्रति जागरूकता लाने, और बिहार में जो राजनीतिक गंदगी है उसको साफ करने का यह एक गैर राजनीतिक सामाजिक प्रयास है। इस महापरिवर्तन आंदोलन को राजनीति और चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा मानना है कि बिहार में पिछले 75 सालों में राजनीति, राजनेता और सरकार कुछ इसका उद्धार नहीं कर सके, तो अगले आने वाले 75 सालों में भी राजनीति, राजनेता और राजनीतिक दल से इसका उद्धार नहीं हो सकता। आज बिहार भारत के 28 राज्यों में सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है। हर मामले में हम लोग काफ़ी दयनीय स्थिति में हैं, और हम लोगों का एक ही उद्योग है बिहार में, मजदूर पैदा करना और भारत के सभी प्रदेशों के कल कारखाने, खेतों, उद्योगों में मजदूर की आपूर्ति करना। और इसके लिए मैं किसी भी राजनेता, राजनीति और सरकार को दोषी नहीं मानता। न मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थक हूँ, न मैं किसी राजनीतिक दल का विरोधी हूँ, लेकिन अभी जो बिहार की स्थिति बनी हुई है उससे ये जो खंडहर की स्थिति है इसको सरकार ने नहीं बनाई, किसी राजनीतिक दल ने नहीं बनाई, इसको यहाँ की जनता ने स्वयं बनाया है। क्योंकि सरकार हम जिस आधार पर चुनते हैं वो सब हम जानते हैं। प्रजातंत्र का जो विकृत रूप होता है वो अभी बिहार में छाया हुआ है। लोग कहते हैं कि बिहार में जातिवाद। मेरा मानना है कि अगर बिहार में जातिवाद रहता तो सभी जाति के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े व्यापारी अपनी अपनी जातियों का विकास कर लेते और बिहार में फिर इस महापरिवर्तन आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच्चाई ये है कि बिहार की हर जातियों में 10 या 20 राज परिवार हैं जिनके बच्चे अनपढ़ हों, अयोग्य हों, नकारा हों, लेकिन उस जाति के जो लोग हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी चाकरी के लिए पैदा हुए हैं, उनके बंधुआ मजदूर हैं। चाहे वो राज परिवार के लोग अपनी जातियों के साथ जो भी करें, उन पर अत्याचार करें, व्यभिचार करें, बलात्कार करें, उनकी हत्याएं करें, लेकिन वो अपनी जाति के राज परिवारों को ही वोट देंगे क्योंकि उनके वो बंधुआ मजदूर हैं। और इसलिए बिहार में कोई जातिवाद नहीं है बल्कि विशुद्ध परिवारवाद और स्वार्थवाद। इस स्थिति से उबरने के लिए हम लोगों ने 5 मार्ग सुझाया है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जनता को जगाने को और एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें पहला है
गांव का झगड़ा, शहर का झगड़ा आपस में बैठकर सुलझाकर ख़त्म करें, ताकि आपको थाने और कोर्ट कचहरी न जाना पड़े और आपकी गाढ़ी कमाई बर्बाद न हो, जिससे बिहार में शांति स्थापित हो, जिससे बाहर के कल कारखाने आ सकें। दूसरा, अगर गरीबों को आगे बढ़ना है तो उसका एकमात्र रास्ता शिक्षा है, और शिक्षा बिहार में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। इस तरह के स्कूलों में जो पढ़ेंगे वो मजदूर ही बनेंगे। तो पहले यहाँ की जनता, गांव की जनता, गांव शहर की जनता पहले अपने स्कूलों को नेतरहाट की तरह बनाने की कोशिश करें, और वो तभी होगा जब लोग रुचि लेंगे और जाकर देखेंगे कि स्कूल में क्या पढ़ाई हो। तीसरा, गांव में इतनी गंदगी है, शहर में इतनी गंदगी है कि यहाँ तो रोग होगा ही। रोग होगा तो आप सरकारी अस्पताल जाएंगे, सरकारी अस्पताल जाएंगे तो सीधे स्वर्ग सिधारते हैं। तो आपको चूँकि अपने बंधुओं से बहुत प्यार है तो आप उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएंगे, और प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो जो भी घर द्वार बचा हुआ है वो भी बिक कर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए गाँवों में स्वच्छता अभियान करें और हर गाँव को रिजॉर्ट की तरह तैयार करें, रहने का भी मज़ा आएगा और रोग भी नहीं होगा। और चौथा, बिहार के हर कार्यालय में, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार रुके बिना विकास नहीं हो सकता, और आप अकेले भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकते। आप समूह में जाएंगे तभी भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। अगर थाने पर जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे, वहाँ भ्रष्टाचार रोकने की कोशिश करेंगे तो वो लोग कहेंगे कि सरकारी काम में बाधा डाल रहा है, आप ही पर 2 केस डालकर और भीतर कर दें। लेकिन वहीं अगर कोई घूस मांग रहा है, वहाँ 100 लोग जाएंगे गांव से तो किसी को मांगने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, कि आप किसी भी जाति, किसी भी पार्टी, किसी भी नेता के बिना उसकी परवाह किए हुए अगर उस उम्मीदवार के गुण और कर्म के आधार पर वोट देते हैं तो एक अच्छी सरकार बने, एक अच्छा उम्मीदवार है। लोग कहते हैं हम लोग तो अपने उम्मीदवार को वोट देते हैं, विधायक को देते हैं, सांसद को देते हैं, वो तो मुड़ कर नहीं देखता। सच्चाई ये है कि आप अपने उस विधायक और सांसद को वोट देते ही नहीं। आप तो भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, आप राजद को देते हैं, आप जदयू को देते हैं और उनके नेता को देते हैं। मोदी जी को देते हैं, नीतीश जी को देते हैं, लालू जी को देते हैं। तो जो उम्मीदवार है वो आपके पास ना आकर वो मोदी जी के पास जाता है, वो लालू जी के पास जाता है। उसको क्षेत्र से क्या मतलब, क्योंकि उसको पता है वो चाहे मर जाए करते करते, आप उसको वोट देने नहीं जा रहे हैं। क्योंकि बिहार में लोग जाति, धर्म और क्षेत्र के और पार्टी के आधार पर विष पुरुष की तरफ तैयार हो रहे हैं। उनके मन में जहर भरा हुआ है एक दूसरे के प्रति। तो ये अभियान है उनमें एकता स्थापित करने का, उनमें जागरूकता लाने का। और राजनीति की गंदगी जब तक साफ नहीं होगी और जब तक हम एक अच्छी सरकार उम्मीदवार के आधार पर नहीं चुनेंगे तो बिहार का उद्धार नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि हर प्रखंड में एक प्रखंड समिति बने, जिसमें हर ग्राम पंचायत से एक एक प्रतिनिधि हो। फिर ग्राम पंचायत समिति बने, जिसमें उस ग्राम पंचायत के हर गांव से एक एक प्रतिनिधि लेकर ग्राम पंचायत समिति। आपके संगठन का नाम क्या है? महापरिवर्तन आंदोलन। मेरा ये संगठन नहीं है, मैं न कोई इसका अभिनेता हूँ, लेकिन हाँ, मैं इस फिलॉसफी को, इस दर्शन को बढ़ा रहा हूँ। और हर गांव में 15 लोगों की समिति बने, जिसमें पूरे गांव के लोग एक साथ जुटकर सर्वसम्मति से, हर जाति से, हर वर्ग से, स्त्री पुरुष, धनी गरीब से 15 लोग चुने, जो निर्धारित करे मुखिया से लेकर सांसद तक के चुनाव में ये गांव किसको वोट देगा। सब लोग बैठकर मंत्रणा करके बिना भेदभाव कर अगर ये चुनेंगे तभी बिहार का उद्धार होगा। नहीं तो बिहार तो मजदूरों का कारखाना बना हुआ है, और इसकी स्थिति, मजदूर बनाने की स्थिति यहाँ के माँ बाप पर ही है, जिन्होंने अपने बच्चे को इस स्थिति में, इस बिहार को इस स्थिति में ला पटका है जहाँ मजदूरी के अलावा दूसरा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे यहाँ बिहार में न कल कारखाने हैं, न रोजगार है, न उद्योग है, न सरकारी नौकरी है। और इसलिए जितने भी पार्टियाँ आती हैं चुनाव के समय और कहती हैं कि कोई 19 लाख नौकरी दे देंगे, कोई 10 लाख नौकरी दे देंगे, ये बहुत ही झूठे वादे हैं जो कभी कोई सरकार पूरी नहीं कर सकती। क्योंकि जब नौकरी है ही नहीं तो फिर उसका मतलब ही क्या है। उसके साथ मेरा ये भी कहना है, आरक्षण दलितों और पिछड़ी जातियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। लोगों को रोजगार चाहिए, आरक्षण का झुनझुना नहीं चाहिए। और सभी सरकारें आरक्षण का झुनझुना दिखाती हैं। और इसीलिए ये सोचकर जनता,
खासकर गरीब जनता कि हमें आरक्षण है इसलिए हमें नौकरी मिल जाएगी, 45 साल तक उसी आशा में, उसी मृत तृष्णा में लगे रहते हैं और नौकरी तो मिलनी नहीं है। इसलिए कि जब नौकरी है ही नहीं तो आरक्षण आप 200% कर दीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। पहले तो लोगों को, सब लोगों को मिलकर अपनी सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि बिहार का विकास होगा तभी यहाँ रोजगार होगा। अब हैदराबाद में ऐसा हुआ कि 3000 अगर सिपाही के पद निकले तो उसमें 1500 खाली रह गए, क्योंकि उसमें उम्मीदवार ही नहीं आए, इसलिए कि वहाँ का स्तर बढ़ा हुआ है। अगर हमारे यहाँ भी इस तरह की बातें हों, यहाँ भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आए, यहाँ भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आए, यहाँ भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होगी, तो बिहार के लोग इस तरह से मजदूरी करने बाहर नहीं जाएंगे। तो महापरिवर्तन आंदोलन का यही उद्देश्य है कि आप मोतिहारी और बिहार को किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ देख रहे हैं? पूरा बिहार ही पिछड़ा हुआ है। मैं इस महापरिवर्तन आंदोलन में 10 जिलों को मैंने चुना है, क्योंकि हमारे साधन सीमित हैं, हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है। तो मैंने भोजपुर जिले के, मतलब भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, फिर मगध में औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, और इस क्षेत्र में मोतिहारी और छपरा को मैंने लिया है। सर, मोतिहारी में परिवर्तन जो आपकी संस्थाएं हैं कि अभी चंपारण के, आप बिहार के परिवर्तन लाने के लिए आप जो इतनी बड़ी मुहिम छेड़ रहे हैं, तो सर ये चंपारण में कब से स्टार्ट कर रहे हैं सर? देखिए, चंपारण में शुरू हो चुका है। पिछली बार भी मैं 2 महीना 3 महीना पहले आया था, जिसमें मैं कुछ प्रखंड में गया था। मैं अभी हर प्रखंड में एक मीटिंग करके लोगों को जोड़कर उनको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं फिर बताता हूँ, ये एक आंदोलन है, ये मेरा संगठन नहीं है। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, जनता को करनी है, मुझे नहीं करनी है। क्योंकि मुझे तो बिहार में आंध्र प्रदेश काडर का IPS ऑफिसर रहा हूँ 1987 का, और बिहार में 2001 से 2005 तक STF की जो स्थापना हुई है, जो आज STF काम करता है, उसमें मैंने ही गठन किया था उसका। जो लोग उस समय के हैं वो जानते हैं कि अपराधियों का नकेल कसने में वो STF जो 2001 में जिसकी स्थापना हुई थी काफ़ी सफल हुई थी और आज भी काम कर रहे हैं।